हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। इससे पहले हम बैंकिंग अवेयरनेस पर 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास नंबर 3 है। ठीक है, इस क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे और इसकी कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India is the India's central bank and regulatory authority responsible for overseeing the country's financial and banking system। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ओवरसीइंग द कंट्रीज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम। याद रखिएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बैंक है, सभी को रेगुलेट करता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम पहले से इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको एस्टेब्लिश करा गया था 1935 अप्रैल 1 में, और जो इसका एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसको 1934 में लाया गया था। ठीक है, इनिशियली इट वाज सेट अप एज ए प्राइवेट एंटिटी बट वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब नेशनलाइज करा गया, तो उसका आंसर होगा 1949 को। ठीक है, आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस मेकिंग इट ए होली गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में गेन करा, तो उसके बाद आरबीआई को एक होली गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। ठीक है, इतना याद हो गया। आरबीआई क्या करता है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से काम करता है। देश में जितनी फाइनेंशियल एंटिटी है सबको ऑपरेट करता है, सबको गवर्न करता है। ठीक है, और क्या करता है? इसको एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता चल गया, 1935 में एस्टेब्लिश करा गया था। उसका एक्ट जो आया था, कब आया था? 1934 को आया था। फिर आरबीआई को नेशनलाइज कब करा गया? 1949 को करा गया। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट और जानते हैं आरबीआई के बारे में। सिग्निफिकेंस जानते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्व्स एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। ठीक है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर का कॉर्नरस्टोन के हिसाब से काम करता है। इट्स पॉलिसीज एंड फंक्शंस इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। और क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा कुछ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई का इंपॉर्टेंस आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज ए डायनामिक इंस्टीट्यूशन द आरबीआई कंटिन्यूज टू अडेप्ट टू ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर भी आरबीआई बहुत एडवांस रहता है टू स्टीयर इंडियाज इकोनॉमिक इफेक्टिवली। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया आरबीआई का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ऑफ आरबीआई। आरबीआई हमारे देश का इंडिपेंडेंस पहले 1947 से पहले उसका अस्तित्व क्या था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद आरबीआई जो ऑपरेशन करा उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1926 बाय हिल्टन यंग कमीशन। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि आरबीआई जो एस्टेब्लिश करा गया था कौन से कमेटी के प्री इंडिपेंडेंस एरा में, कौन से कमेटी के अंडर एस्टेब्लिश करा गया था, उसका नाम होगा हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, बिफोर द आरबीआई द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक वर हैंडल्ड बाय द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। आरबीआई जब नहीं था तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका सभी फंक्शन ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में जानते हैं। 1947 के बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई टूक एन डेवलपमेंटल रोल टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में आरबीआई का रोल इम्पोर्टेंट था, और इन 1957 इट इशूड इट्स फर्स्ट रुपी नोट। ये क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि आरबीआई जो पहला रुपी नोट इशू करा वो कौन से ईयर में करा था? वो था 1957। टेकिंग ओवर अदर इशुएंस ओवर द इशुएंस ऑफ करेंसी। याद रखिएगा, आरबीआई को इशुएंस ऑफ करेंसी आरबीआई ही इशू कर सकता है और कोई नहीं कर सकता देश के अंदर। तो ये पहला जो करेंसी इशू किया था वो था 1957 में। ओवर द ईयर्स आरबीआई हैज इवॉल्व टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ग्रोइंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद से आरबीआई हमेशा से काम करता रहा है
देश की देश को ग्रो करने के लिए और मॉडर्नाइजिंग इंडियन इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए। चलिए कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। माइलस्टोन्स, क्या क्या आरबीआई ने इतने टाइम में क्या क्या चीज़ें अचीव करा हुआ है। 1947 में आरबीआई प्लेड ए की रोल इन मैनेजिंग फाइनेंशियल पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको याद होगा जब 1947 में इंडिया और याद होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये इतना तो पता होगा कि इंडिया 1947 में हमारा जो पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तब जो फाइनेंस का पार्टीशन हुआ था, देश तो पार्टीशन हो गया लेकिन वो फाइनेंस भी तो पार्टीशन करना था, किसको कितने पैसे मिलेंगे, देश के अंदर जो भी उस टाइम का फाइनेंशियल कंडीशन था। तो आरबीआई प्लेड ए की रोल इन मैनेजिंग एंड फाइनेंसिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1969 और 1980 में मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया और 1980 में 6 मोर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया। ठीक है, ये नेशनलाइज क्यों करा गया, इससे पहले मैं जो इंट्रोडक्टरी क्लास हमारा था उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ कि नेशनलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट था और प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि बैंक्स के स्कोप बढ़ गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद हुआ। ठीक है, इन सब चीज़ों को 1969 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, 14 बैंक्स को, और 1980 में 6 और बैंक्स को प्राइवेट नेशनलाइज करा दिया गया था। ठीक है, फिर 1991 में पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लिबरलाइजेशन में लाइसेंस राज खत्म हो गया। ठीक है, जो देश के अंदर ट्रेड पॉलिसी था, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी था, उसको उठा दिया गया। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं रहना चाहिए था, ये सब चीज़ें खत्म हो गया 1991 में। द आरबीआई बिगन फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म में आरबीआई फोकस करा। डी रेगुलेशन एंड मॉनिटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अभी मॉनिटरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम मॉनिटरी पॉलिसी डिटेल में जानेंगे क्या होता है। फिर डिजिटल एरा में क्या हुआ, नेफ्ट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड यूपीआई, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यूपीआई, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो यूपीआई है वो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च करा गया था। किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एनपीसीआई यूपीआई कब लॉन्च करा था, एनपीसीआई आईएमपीएस को कब लॉन्च करा था, एनपीसीआई के अदर भी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो सब कब लॉन्च हुए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। तो जो यूपीआई है वो 2016 में लॉन्च हुआ था। कब, 2016 में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे और भी जानेंगे जब हम यूपीआई लाइट, यूपीआई 1 2 3 पे, ये सब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जब जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। की फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के कुछ की फंक्शंस के बारे में जानेंगे। कुछ 7-8 फंक्शन हैं, वो हमको याद करने हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, मॉनिटरी अथॉरिटी। क्या है मॉनिटरी अथॉरिटी, आरबीआई फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी को आरबीआई फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। इसके बारे में भी जाने कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, उसके बारे में जाने कितने लोग होते हैं। ठीक है, और एक अगर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म है तो जो मेंबर्स है उनके वो कितने टाइम तक रहते हैं एक मॉनिटरी पॉलिसी में। फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, स्टेबलाइज करेंसी, जो इंडिया का रुपी है, फॉरेन का डॉलर है, किसी का दूसरे जो भी पाउंड्स है, इन सब के साथ इंडियन रुपी कैसे इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, वो आरबीआई कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे आरबीआई मदद करता है। ठीक है, टूल्स यूज टू इंक्लूड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो की फंक्शन है, इश्यूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई क्या करता है, इशू करता है। आपको पता दिया था कि जो पहला करेंसी नोट इशू करा था कब करा था, इससे पहले वाले पीपीटी में हम इससे पहले वाले पेज में पढ़े थे, 1957 में पढ़े थे। ठीक है, 1957 को पहला जो करेंसी नोट इशू हुआ था। Where is the RBI printing press located? Government owned press as नासिक एंड देवास, the other two press are मैसूर एंड सलबन। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हैं, क्या है, सिक्योरिटीज प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है
इसको ऑपरेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कहाँ कहाँ है? एक है नासिक में और एक है देवास में, ठीक है। और ये जो है आरबीआई के द्वारा ऑपरेट करा जाता है। रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो 2 ऑफिस है कहाँ पे? एक है मैसूरू में और एक है सालबोनी, ठीक है। इसको याद आप रखिएगा, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी ही होंगी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट होता है, वो उसका 2 ऑफिस है नासिक और देवास में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑपरेट होता है, वो मैसूरू और कहाँ पे? सालबोनी में है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रिंटिंग होता है मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो की फंक्शन है आरबीआई का, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आरबीआई जितने भी हमारे देश में बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। इट सेट्स गाइडलाइंस फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक के स्टैंडर्ड पर ऑपरेट करेंगे, कितना उनका कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए, एनपीए कितने लिमिट तक रख सकते हैं बैंक, ठीक है। एनपीए के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब एनपीए में पढ़ेंगे क्या कब एक एसेट को, एक लोन को एनपीए कहा जाता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो आरबीआई का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फेमा। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है, अगर पूछा जाए कि फेमा एक्ट का ईयर कौन सा है, तो वो होगा 1999, ठीक है। फेमा एक्ट हमारे इंडिया में कब आया था? 1999 में। और एक चीज़, आरबीआई कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको बार बार ये न्यूज़ खबर में आता होगा कि इंडिया में डॉलर अभी ऑल टाइम हाई है या फिर बहुत कम हो रहा है। जैसे करेंटली अभी तो 650 के आसपास होगा इंडिया में जो डॉलर, 650 बिलियन डॉलर्स के आसपास, ठीक है। इट इंटरवेंस टू प्रिवेंट एक्सेसिव वोलेटिलिटी इन द रूपी वैल्यू। और फेमा जो क्या करता है, रूपी के वैल्यू में एक्सेसिव वोलेटिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। इतना भी वोलेटाइल नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट पर हमारा रूपी हो रहा है, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक फंक्शन है बैंक। अगर पूछा जाए कि आरबीआई का जो फंक्शन है वो क्या क्या है, तो और एक पॉइंट इसमें आता है कि आरबीआई एक्ट्स एट द बैंक टू द गवर्नमेंट और एक बैंक टू द बैंक्स। आरबीआई बैंकों का बैंक है, ठीक है। इसको और भी जब रेपो रेट हम जानेंगे कि कैसे आरबीआई बैंक से लोन लेता है और कब बैंक से आरबीआई से लोन लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम जानेंगे कि ये बैंकर का बैंक क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आरबीआई जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है देश में वो सब लॉन्च करता है, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स, ये सब आरबीआई लॉन्च करता है ना। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, ठीक है। जो हमारा एनपीसीआई है ना, कौन? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको जो 2008 में बनाया गया था, ठीक है। कौन कौन एनजीएससी से जो बनाए थे? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन था और आरबीआई था, ये दोनों मिल के एनपीसीआई को बनाए थे, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना होगा। फिर एनपीसीआई के सब प्रोडक्ट है, ठीक है। आईएमपीएस होगा, यूपीआई होगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे इस बार आईपीएस क्लर्क में या फिर कोई एग्जाम में पूछा था कि एनपीसीआई जो आईएमपीएस लॉन्च करा था वो कौन से ईयर में आईएमपीएस को लॉन्च करा गया था? इसका 2010 होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इट ओवरसीज ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म फॉर बैंकिंग कस्टमर्स, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म फॉर बैंकिंग कस्टमर्स एंड एंश्योर्स फेयर प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में जानेंगे, जो कि कैसे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कहाँ कंप्लेन रजिस्टर करें और कितने दिन में बाद
वो रजिस्टर का सॉल्व होना चाहिए। तो फिर आप अगर नहीं हुआ तो वो आप कितने दिन बाद दूसरी बार अपील कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ओम्बुड्समैन स्कीम जो पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि देश के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो आरबीआई ऑपरेट करता है, सब आरबीआई गवर्न करता है। कोलैबोरेट्स विथ रेगुलेटर्स लाइक सेबी, इडाई। इडाई क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनी है सबको ये रेगुलेटर करता है। जैसे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे ही इडाई इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। और सेबी हमारे देश में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये किसको रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को, ठीक है। जो कंपनीज है, कंपनी का शेयर इशू होना, ठीक है, ये सब काम करता है। आईपीओ वगैरह सेबी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी थैंक यू के साथ नोट के साथ हम लोग इस क्लास को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको आरबीआई और इसके फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। थोड़ा जो बहुत डाउट रहता है कि मैं हिंदी ठीक क्लियर से नहीं बोल पाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ बीच में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको होप ये मैनेज कर लेंगे। तो अगर वो भी उसके बाद भी मेरा हिंदी थोड़ा स्लो आता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा आगे से, ठीक है। तो रुकते हैं इस वीडियो के साथ। आने वाले वीडियो में और भी क्लासेस आएंगे तो आपको कंप्लीट करना होगा और क्लास, ठीक है। सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्पीकिंग ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।